हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैरोलिन एज के बारे में। कैरोलिन एज का टाइम ड्यूरेशन जाता है 1625 से 1649 तक। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है हमारी। इससे पिछली क्लास में हम जैकोबियन एज और मेटाफिजिकल पोएट्री एंड पोएट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, उस सारी की सारी क्लासेस देख डालिए। बहुत ही आसान तरह से, मतलब बिल्कुल स्टोरी टेलिंग वे में समझाया गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहानी सुन रहे हो। तो आप जाइए, सबसे पहले वो क्लास देख लीजिएगा। चलो वापस आते हैं आज की अपनी क्लास कैरोलिन एज पर। अब देखिए, कैरोलिन एज को अच्छे से समझने के लिए हमें इस एज के पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किंग जेम्स फर्स्ट जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का राजा था, उसके दो बेटे थे। एक तो जेम्स सेकंड, जिसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। उसका दूसरा बेटा था चार्ल्स फर्स्ट। अब देखिए, 1625 में किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है। तो 1625 में यानी किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद किंग बनता है इंग्लैंड का चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट रूल करता है 1625 से 1649 तक। अब यानी चार्ल्स फर्स्ट के टाइम ड्यूरेशन को कैरोलिन एज क्यों कहा जाता है? देखिए, जो चार्ल्स है इसका लैटिन मीनिंग होता है कैरोलस, वहीं से ड्राइव हुआ कैरोलाइन, इसीलिए इस एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। अब कैरोलिन एज को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। अब जो कैरोलिन एज थी ये प्यूरिटन एज का पार्ट भी है, यानी 1620 में ही प्यूरिटन एज की शुरुआत हो गई थी, जो 1620 से 1660 तक जाती है। अब देखिए, इस एज की सबसे मजेदार बात यह थी कि चार्ल्स फर्स्ट वाज द ओनली किंग इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हु वाज beheaded बिफोर द क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर। कैन यू बिलीव इट? यानी चार्ल्स फर्स्ट एक ऐसा मात्र राजा था पूरी इंग्लैंड की हिस्ट्री में जिसको पूरी जनता के सामने फांसी पे लटका दिया गया था। अब आपको एक बात जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि ऐसे क्या रीजन रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि एक राजा को फांसी पे लटका दिया गया। अब इसी की बात करते हैं। अब हमको ये जानना है कि चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पे लटका दिया गया था, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। अब देखिए, हमारे पास पहला रीजन है रिलीजन। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लैंड में दो रिलीजन्स थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट को हम प्यूरिटन्स के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, आपस में बहुत नफरत करते थे। अभी जो चार्ल्स फर्स्ट था ये प्रोटेस्टेंट था। अब प्रोटेस्टेंट तो इसके फादर भी थे, जेम्स फर्स्ट भी, बट जो जेम्स फर्स्ट थे ना वो बहुत एक्सपीरियंस थे, क्लेवर थे। वो जानते थे कि जो रिलीजन होता है ना ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, तो वो लोगों को समझाना जानते थे किस तरह से पीस मेंटेन रखनी है। अब ये कमियां थी सारी चार्ल्स फर्स्ट में। चार्ल्स फर्स्ट इतना क्लेवर नहीं था, ये बहुत तानाशाही टाइप का था, ये सब चीजें नहीं समझ पाया। अभी चार्ल्स फर्स्ट जो थे ना ये कैथोलिक प्रिंसी से शादी करने जा रहे थे। अब यहाँ पे इंग्लैंड की जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी थी वो शॉक्ड हो गई। उनको लगा कि अगर हमारे देश में कैथोलिक प्रिंसेस आ गई तो जो आने वाली जनरेशन होगी ना वो कैथोलिक होगी, मतलब जो आने वाला किंग होगा वो कैथोलिक होगा, तो कैथोलिक हम पे रूल्स करेंगे और हमको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ऐसी मेंटलिटी आ गई थी प्रोटेस्टेंट के माइंड में। तो इस तरह से जो प्रोटेस्टेंट थे वो चार्ल्स फर्स्ट से नाराज हो गए थे। दूसरा रीजन है हैवी टैक्सेस। चार्ल्स फर्स्ट ने आम जनता पर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। अब देखिए, चार्ल्स फर्स्ट ने कह दिया था कि सभी को, नो मैटर आप कहां से बिलोंग करते हो, आप कौन हो, आपको सभी को शिप टैक्सेस देने हैं। ठीक है, चाहे आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, आपने कभी शिप में यात्रा की है नहीं की है, बट आपको फिर भी शिप टैक्सेस देने हैं। इसका रीजन ये था कि चार्ल्स फर्स्ट का मानना था कि नेवी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो भाई आपको शिप टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे। इससे भी जनता और नाराज हो गई। अब देखिए, हमारे पास फोर्थ रीजन है टायरेनी, यानी चार्ल्स फर्स्ट के अत्याचार, यानी बिल्कुल बिल्कुल डिक्टेटर हो गया था, ये तानाशाही हो गई थी इसकी अलग लेवल पे, ये किसी की नहीं सुनता था बिल्कुल भी। जो जेम्स फर्स्ट थे इनके पापा जी एक राइट लेके आए थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग। डिवाइन राइट ऑफ किंग इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो किंग है ये इक्विवेलेंट है गॉड के, यानी किसी को भी आंसरेबल नहीं है।
बट जो जेम्स फर्स्ट थे ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए थे, बड़े ही मैनिपुलेटिव वे में इसको जेम्स फर्स्ट ने फॉलो किया था। बट चार्ल्स फर्स्ट इस राइट का सही से यूज नहीं कर पाया। इसने तो तानाशाही की हद ही कर दी। जो पार्लियामेंट था ना, इसने पार्लियामेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया भाई। यानी जो हर साल पार्लियामेंट की मीटिंग होती थी, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, इसने वहां पर जाने बंद कर दिया, बिल्कुल ही आंसर देना बंद कर दिए, जवाब देना बंद कर दिए, उनकी मीटिंग्स अटेंड करना बंद कर दिया। यानी पार्लियामेंट से बिल्कुल ही इसने दूरी बना ली। आप यकीन मानिए 10 से 11 साल तक चार्ल्स फर्स्ट ने बिल्कुल तानाशाही वाला रूल किया था इंग्लैंड पे, यानी विदाउट पार्लियामेंट। अब देखिए ब्रिटेन के लोग चार्ल्स फर्स्ट से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए भाई। उनको लगा कि ये तो ना तो एमएलए की सुन रहा, ना एमपी की सुन रहा, यानी जो लोग आम जनता ने इलेक्टेड करके भेजे हैं, चुनकर भेजे हैं, ये बंदा उनकी सुन ही रहा। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए ब्रिटेन के लोग चार्ल्स फर्स्ट से। अब इस तरह से ब्रिटेन में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जो 1642 से 1651 तक चलती है। अब ये जो सिविल वॉर थी ना, ये दो गुटों में डिवाइड हो गई थी, यानी दो गुटों के बीच में हो रही थी। एक गुट का नाम था कैवेलियर्स, जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे, और एक गुट का नाम था राउंड हेड्स, जो पार्लियामेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस। यहां पे कैवेलियर्स की हार हो गई थी और किंग चार्ल्स फर्स्ट को पकड़ लिया गया था और 30 जनवरी 1649 को पब्लिक के सामने फांसी पे लटका दिया गया था। अब देखिए जो प्यूरिटन्स थे, प्रोटेस्टेंट्स या प्यूरिटन्स, बात एक ही है, उनका लीडर था ओलिवर क्रोमवेल। तो ओलिवर क्रोमवेल अब पावर में आ जाता है 1649 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरोलिन एज का पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड। दोस्तों बात करते हैं कैरोलिन एज की लिटरेचर की, और सबसे पहले बात करते हैं पोएट्री की। देखिए कैरोलिन एज में पोएट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेटाफिजिकल पोएट्री और दूसरा कैविलियर पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री वो थी जो मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा लिखी गई थी, और कैविलियर पोएट्री वो थी जो कैविलियर पोएट्स के द्वारा लिखी गई थी। देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री एंड पोएट्स पे तो हम ऑलरेडी इससे पहले एक डिटेल क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मेटाफिजिकल पोएट्री की जो थीम होती थी वो बियॉन्ड द वर्ड होती थी, मतलब रियलिटी में कोई वास्ता नहीं होता था उनका। साइंस इंक्लूड होती थी, ठीक है, रिलीजन होता था, स्पिरिचुअलिटी होती थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैविलियर पोएट्री की, तो इनकी थीम में फेथ होता था, लव होती थी, होप होती थी, पीस होती थी, हैप्पीनेस होती थी। देखिए एक मोस्ट फेमस टर्म है कार्पे डियम। ये जो कार्पे डियम टर्म है ना, लिटरेचर के स्टूडेंट बड़े अच्छे से जानते होंगे इसको अपनी स्टेटस वगैरह पर लगाते होंगे। ये कार्पे डियम टर्म कैविलियर पोएट्स ने ही कॉइन आउट की थी, जिसका मीनिंग होता है सीज द डे, यानी आपको अपनी जिंदगी जीनी है मजे से। बिल्कुल आज का जो दिन है उसे अच्छे से जियो, सब कुछ भुला के, ठीक है। मतलब वो वाला गाना पूरा सूट होता है, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यही मीनिंग है कार्पे डियम का। अब ये कैविलियर पोएट बेन जॉनसन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इनको सन ऑफ बेन भी कहा जाता है। अब हम कैविलियर पोएट्स के वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट वर्क्स के बारे में, ठीक है। हमारे पहले कैविलियर पोएट हैं थॉमस कैरियो, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1597 से 1642। अब देखिए इनको ओरिजिनेटर ऑफ कैविलियर लव पोएट्री भी कहा जाता है, माना जाता है इनको। अगर हम थॉमस कैरियो के इंपोर्टेंट वर्क की बात करें तो इनका मास्टरपीस है भाई एन एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जोहन डन। अब देखिए जो हमारे थॉमस कैरियो थे, इन्होंने मोस्टली शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं। इनका जो वर्क रहा, पोएम्स रही हैं वो शॉर्ट रही हैं, बट जो इनकी सबसे लॉन्गेस्ट पोएम थी जिसमें 160 लाइंस थी, उसका नाम है अ रैप्चर। हमारे सेकंड कैविलियर पोएट हैं जोहन सकलिंग, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1609 से 1641 तक। अब देखिए जो जोहन सकलिंग है, इन्होंने जो कार्ड गेम होता है ना हमारा, हम कार्ड खेलते हैं, वो इन्होंने ही इन्वेंट किया था, जोहन सकलिंग ने। अगर हम इनके मास्टरपीस की बात करें, वो है बैलेड अपॉन अ वेडिंग। अब देखिए जोहन डन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे ये जोहन सकलिंग हमारे। इन्होंने 4 प्ले लिखे हैं, जिनमें हमने फेमस 2 लिख दिए हैं,
एग्लोरा जो एक ट्रेजेडी है, और गोबलिन्स जो एक कॉमेडी है। अब देखिए जोहन सकलिंग ने 1641 में सुसाइड कर ली थी। मैं आपको बता दूं जोहन सकलिंग और थॉमस कैरियो ये दोनों ही सिविल वार से पहले चले गए थे भाई दुनिया से, ठीक है। मतलब इनकी थॉमस कैरियो की और जोहन सकलिंग की सिविल वॉर से पहले ही डेथ हो गई थी। हमारे तीसरे कैवलर पोएट हैं रॉबर्ट हेरिक, जिनका टाइम ड्यूरेशन जाता है 1591 से 1674 तक। देखो ये रॉबर्ट हेरिक थे हमारे, ये ऐसे कैवलर पोएट थे जो कोर्टियर नहीं थे, बाकी सब कोर्टियर थे। इन्होंने 2500 पोएम्स लिखी हैं भाई टोटल, और जो इनका मास्टरपीस है वही कलेक्शन था 1200 लिरिक पोएम्स का, वो ये है हेस्पेरिड्स और द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, ठीक है। ये इनका मास्टरपीस है और 1200 लिरिकल पोएम्स का कलेक्शन है। इसी में इन्होंने यूज किया था एक टर्म कार्पे डियम, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इस कलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इनकी वो इस प्रकार हैं, टू द विजिल्स टू मेक मच ऑफ टाइम, और कैरियनास गोइंग टू मेक टू डैफोडिल्स। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हमारे वर्ड्सवर्थ साहब ने भी एक डैफोडिल्स लिखी है, बट वो डैफोडिल्स है, और यहाँ पे टू डैफोडिल्स। अब ये जो इनकी पोएम है ना, टू द विजिल्स टू मेक मच ऑफ टाइम, इसकी कुछ इंपोर्टेंट लाइन है, दो तीन, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। गैदर ये रोजबर्ड्स while a May all time it is still a flying, and this sunflower that smiles today tomorrow while be dying। ठीक है जी साहब। अब देखिए एक हमारे विक्टोरियन पोएट हुए हैं स्विनबर्न, उन्होंने कमेंट किया है रॉबर्ट हेरिक पे। ये कमेंट है द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर एवर बोर्न ऑफ इंग्लिश रेस। डन। लास्ट कैवलर पोएट है रिचर्ड लवलेस, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1617 टू 1657। देखिए 2 बार जेल गए थे, 2 टाइम जेल गए थे, 1642 में और 1618 में, और दोनों बार इन्होंने कुछ अच्छा ढंग का लिखा भी है, आगे पढ़ेंगे अभी। और ये पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भाई इनकी डेथ हुई थी। अब देखिए अगर इंपोर्टेंट वर्क की बात करें इनकी हम, तो इनका इंपोर्टेंट वर्क रहा है सबसे पहला टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। जब ये पहली बार जेल गए थे 1642 में, तब इन्होंने लिखा था। अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट लाइंस ली गई हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केस। सेकेंड इनका इंपोर्टेंट वर्क है टू ल्यूकास्टा गोइंग टू द वेरियर्स, जो लिखा था इन्होंने 1648 में, जब ये दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम जेल में गए थे। और यहां से एक हमें इंपोर्टेंट लाइन ली गई है, अ मैन सेइंग गुड बाय टू हिज लवर बिफोर हेडिंग टू वॉर। ठीक है जी। ल्यूकास्टा इनका एक पोएट्री कलेक्शन रहा है, वहां से लाइंस ली गई हैं। तो इस तरह से हमारे कैवलियर पोएट क्या होते हैं भाई, कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अब कैरोलिन एज के प्रोज राइटर और उनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास पहले प्रोज राइटर हैं कैरोलिन एज के रॉबर्ट बर्टन। देखिए इनका इंपोर्टेंट वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, जो 1621 में आया था। देखिए साहब, मेलनकली का मीन्स होता है डिप्रेशन, और एनाटॉमी का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। तो इस वर्क में इन्होंने बताया है कि डिप्रेशन कैसे आता है, क्यों आता है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या करना चाहिए डिप्रेशन आने पे, एंजाइटी वगैरह आने पे, ये इन्होंने बताया है अपने इस वर्क में। और इस वर्क का फुल टाइटल है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, व्हाट इज विद ऑल द काइंड्स, कॉजेज, सिम्टम्स, प्रोगोनोस्टिक्स एंड सेवरल क्योर टू इट। ये इसका फुल टाइटल है। ये जो वर्क था इनका, ये 6 टाइम पब्लिक हुआ था भाई, 6 बार में। अब देखिए ये जो वर्क था इन्होंने अपने रॉबर्ट बर्टन नाम से पब्लिश नहीं किया था, एक स्यूडोनिम लिया था। स्यूडोनिम वो होता है अदर नाम, दूसरे नाम से पब्लिश किया था इन्होंने, और वो नाम दिया था इन्होंने डेमोक्रेटिक जूनियर। इस नाम से इन्होंने अपना ये वर्क पब्लिश किया था। दूसरे प्रोज राइटर हमारे कैरोलिन एज के थॉमस होब्स। इनका इंपोर्टेंट वर्क है लेवियाथन। अब ये लेवियाथन वर्क है इनका
इन्होंने लिखा था ये 1642 से 51 के बीच में, 1642 से 1651 के बीच में, यानी जब सिविल वॉर चल रही थी इंग्लैंड में, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में लिखा था। और इस वर्क में इन्होंने जो हमारे किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं उनको सपोर्ट किया था, यानी मोनार्की को सपोर्ट किया था इन्होंने यहाँ पे लेवियाथन अपने वर्क में। तीसरे हमारे प्रोज राइटर हैं कैरोलाइन एज के थॉमस शूलर, जो एक हिस्टोरियन थे। इनके अगर इंपोर्टेंट वर्क की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ द होली वॉर 1639 में आया था, और द चर्च हिस्टोरियन ऑफ ब्रिटेन एंड द होली स्टेट एंड द सोफियन स्टेट, और एक इनका इंपोर्टेंट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ वर्तीज ऑफ इंग्लैंड। कैवेलियर एज के हमारे नेक्स्ट प्रोज राइटर हैं थॉमस ब्राउन। अगर हम इनके इंपोर्टेंट वर्क की बात करें तो रिलीजियो मेडिसी जो 1643 में आया, और ये क्या है, इसको हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ साउल भी कहते हैं इस वर्क को। इसमें क्या दिखाया गया है, पहली बात तो एक डॉक्टर का रिलीजन दिखाया गया है, और इसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। अब देखिए, और सेकंड इनका वर्क है प्रोज वर्क अर्न बरियल और वल्गर एरर्स। नेक्स्ट हमारे प्रोज राइटर हैं कैरोलाइन एज के इजाक वॉल्टन। इनका इंपोर्टेंट वर्क है द कंप्लीट एंगल्स। अब देखिए स्पेलिंग ये है, यही स्पेलिंग है भाई इसमें कंप्लीट की, और 1653 में ये वर्क आया। इसका दूसरा टाइटल है द कंटेम्पलेटिव मैन्स रिएक्शन। यहाँ पे फिशिंग के बारे में दिखाया गया इस वर्क में। फिशिंग मतलब जो हमारे राइटर हैं इजाक वॉल्टन, इनको फिशिंग का बहुत शौक था, तो फिशिंग के बारे में दिखाया गया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इनका वर्क है वॉल्टन्स लाइफ। वॉल्टन्स लाइफ में इन्होंने क्या किया है, बायोग्राफीज लिखी हैं जो राइटर्स रहे, प्रोज राइटर्स वगैरह। अब कौन कौन से राइटर्स की इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, जोहन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉल्टन, रिचर्ड हुक्स, इन सभी की बायोग्राफीज लिखी हैं वॉल्टन्स लाइफ, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट प्रोज राइटर हैं कैरोलाइन एज के जर्मी टेलर। इनको हम शेक्सपियर ऑफ डिवाइन भी कहते हैं कि इनकी पोएट्री स्टाइल की वजह से, और स्पेंसर ऑफ पल्पिट भी कहा जाता है जर्मी टेलर को। अगर हम इंपोर्टेंट वर्क की बात करें जर्मी टेलर साहब के, तो पहला इनका इंपोर्टेंट वर्क है द लिबर्टी प्रोफेसिंग जो 1646 में आया, द रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग एंड द होली लिविंग एंड टाइम। अब देखिए नेक्स्ट हमारे प्रोज राइटर हैं कैरोलाइन एज के जोहन मिल्टन। अगर हम जोहन मिल्टन की बात करें तो इस एक क्लास में जोहन मिल्टन साहब तो पॉसिबल है नहीं। जैसे हमने एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर साहब नहीं किए थे, तो यहाँ पे हम जोहन मिल्टन साहब को नहीं कर रहे हैं, छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भी तथ्य के छत्ते ही हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट राइटर हैं। इन पे अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ये सारी एज, कैरोलाइन एज को हम जोहन मिल्टन के नाम से जानते हैं, तो पता ही है आपको। अब अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, सीरीज पसंद आ रही है, थोड़ा मेहनत लग रही है कि हाँ भाई की जा रही है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।